वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोना सलाही को भी वफाकी काबीना में शामिल कर लिया है। चौधरी परवेज इलाही के बेटे को वजारत आबी वसाइल का कलमदान सौंपा गया है। इससे कबल ये वजारत पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा के पास थी। हमारा आज का सवाल यह है कि वफाकी काबीना में काफ लीगी रहनुमा मोना सलाही की एंट्री, वजारत आबी वसाइल का कलमदान मिल गया है, क्या काबीना में मजीद तब्दीलियां भी होनी चाहिए? उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैरा अजहर साहिबा, जैगम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मुबशर बुखारी साहब और अतर काजमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैरा, आपकी जानिब सबसे पहले आऊँगी, किस तरह से देख रही हैं आप मोना सलाही की एंट्री को? मुझे कुछ इत्तेफाक हुआ था तकरीबन 2 साल पहले 2019 में काफ लीग के लोगों से बातचीत करने का, और उस वक्त भी काफ़ी र्यूमर्स थे सोशल मीडिया पे कि मोना सलाही के बारे में बातचीत चल रही है। क्यू लीग वाले चाहते हैं कि उनको कोई वजारत दी जाए और इमरान खान नहीं मानते। अब क्यू लीग की 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत रिट है और मेजर कोएलिशन होने के नाते उनका हक शुरू दिन से मेरा ख्याल है बनता था कि उनको कुछ मेजर एक आधी स्लॉट ऐसी दी जाती जो आज दी जा रही है। तो जो फेवर आपने उस टाइम पे नहीं दी और आपने एक बड़ी वाइड एक आपस में एक खलिश सी क्रिएट की, खंदक एक क्रिएट की, उसके बाद अभी जब इलेक्शन करीब आए हैं नज़र आ रहा है कि वो लोग थोड़े से और पॉलिटिकल मनूवर्स कर रहे हैं तो फिर उनको दे दी। ऐसे पॉलिटिकल मनूवर का फ़ायदा कोई नहीं हुआ करता। बल्कि मुझे हैरत है कि क्यू लीग ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया, बिकॉज दिस वाज नॉट द टाइम। बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शंस का मुस्तकिल डिले होना इस बात की गारंटी है कि पीटीआई नोज़ दे विल लूज़, और लूज़ अगर वो नहीं करना चाहते थे तो बहुत शुरू में करा देने चाहिए थे। क्यू लीग को बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस गवर्नमेंट के साथ, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी सेटिंग पे हमेशा से मौजूद हैं जिसमें उन्होंने रहना कोएलिशन के तौर पे गवर्नमेंट के साथ ही होता है, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट के साथ अलाइन नहीं होते उनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो आई डोंट नो, मैं तो ये भी नहीं कह सकती इस पे कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि कोएलिशन के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जाता जिस तरह इमरान खान साहब करते हैं। पर्सनल चॉइसेस मैटर नहीं करती पॉलिटिक्स में, और इमरान खान को मौका मिला है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का पॉलिटिक्स पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन के सीखने का। तो मैं यही कहूँगी कि शायद अब जाके कुछ उनको समझ आनी शुरू हुई है। ठीक हो गया। जैगम खान साहब, एक दफ़ा मोना सलाही खुद भी ये कह चुके हैं कि मैं ये फील करता हूँ कि खान साहब जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं वजारत नहीं लेना चाहता, लेकिन अब वो वजारत में उनको मिल गई है और वो भी काबीना में शामिल हो गए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो वज़ीर आज़म का हक है कि वो कैबिनेट में किसको शामिल करें किसको ना करें। कोई इत्तेहादी पार्टी नाम लेके किस तरीके से मुतालबा कर सकती है कि अगर आप लेंगे तो इस वज़ीर को ज़रूर लेंगे। देखिए, चौधरी बहुत होशियार लोग हैं और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो इस वक्त घाटे में हैं। घाटे में रहने वाले वो लोग ही नहीं हैं। उनके पास 7 सिर्फ सीट्स हैं सूबाई असम्बली में पंजाब की, और उनके पास 2 वजारतें भी हैं, और उनके पास जो है वो 1 स्पीकर की भी सीट है। तकरीबन 50% उनके मेंबर्स जो हैं वो कैबिनेट या आला तरीन ओहदों पर हैं। कौमी असम्बली में सिर्फ उनके पास 4 सीटें हैं। उनसे वादा किया गया था कि आपको 2 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ दी जाएंगी। 1 फेडरल मिनिस्ट्री वो शुरू से ले चुके हैं, तारिक बशीर चीमा साहब की, जो हाउसिंग के मिनिस्टर हैं। दूसरी वजारत हुकूमत देने को तैयार थी, लेकिन मसला ये था कि चौधरी कहते थे कि वज़ीर बनेगा तो मुनिस बनेगा। मुनिस के साथ वज़ीर आज़म साहब को कुछ मसले थे, कुछ रिपोर्ट्स की बातें थी, कुछ वज़ीर आज़म साहब के असूलों की बातें थी। इस वजह से ये मामला जब से हुकूमत बनी है लटका हुआ है। चौधरी कहते थे कि हमारी तरफ से वज़ीर बनेगा तो मुनिस बनेगा, और इस दरमियान में आपको पता है बहुत से मसले आए, चौधरियों की अहमियत बढ़ती गई और फाइनली हुकूमत को गिव इन करना पड़ा और मुनिस इलाही को ही लेना पड़ा। एक चीज़ मैं और भी ऐड कर दूं चौधरियों के हवाले से कि देखिए, पंजाब में जो काफ लीग है सिर्फ 7 मेंबर रखने के बावजूद वो एक वीटो पावर इंजॉय कर रही है। वीटो पावर ये है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर पंजाब का वज़ीर आला तब्दील नहीं किया जा सकता। तो उनकी शर्त ये रही है कि या तो हमें वज़ीर आला बना लें या फिर उस्मान बुज़दार ही रहेगा। तो एक इल्ज़ाम तो सारा इमरान खान साहब पे आता रहा है कि वो उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं करने को तैयार, लेकिन उसमें चौधरी साहिबान का भी अमल दखल जो है वो मौजूद है। ठीक हो गया। डॉक्टर नाजिर महमूद साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? एक तो मोना सलाही को वजारत का कलमदान मिल गया, दूसरी जानिब बातें होती हैं किफ़ायत शौरी की, लेकिन अभी ये भी तवक्को की जा रही है कि कैबिनेट में मजीद चेंजिंग्स भी आएंगी और हो सकता है कि मजीद लोगों को भी वजारत मिले।
जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है कि मज़ीद वजारतें में काबीना में रद्दोबदल होना चाहिए या नहीं, तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर होना चाहिए। ये अभी कहा भी गया कि ये प्राइम मिनिस्टर का हक़ होता है कि वो रद्दोबदल करें। और इस वक्त जो है वो इमरान खान ने अपना जो एक नौलखा हार एक होता था जिसमें हीरे चढ़े जाते थे, तो जो हीरे इनके पास हैं उसमें हीरों में मज़ीद एक इजाफा उन्होंने मुनीस इलाही की शक्ल में किया है। अच्छा, और वो हीरे जो हैं वो एक बड़ा हीरा हमारे पास पीटीआई में और हुकूमत में मौजूद है, जो इमरान खान चुन कर लाए हैं। शेख रशीद साहब की शक्ल में एक हीरा मौजूद है, आज़म सवाती साहब की शक्ल में दूसरा हीरा मौजूद है, अली अमीन गंडापुर की शक्ल में एक और हीरा मौजूद है। सूबाई सतह पर भी फिरदौस आशिक अवान एक हीरा हैं, फयाज चौहान एक हीरा हैं, और एक पूरी लाइन है इन हीरों की। लेकिन मुश्किल ये है कि वो एक लतीफ़ा गर्दिश कर रहा था कुछ दिन पहले कि एक जिन होता था अलादीन के चिराग का, तो वो दोस्त ने मांगा कि ये मुझे दे दो चिराग, तो दोस्त ने कहा कि ये चिराग तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जो जिन है वो ज़रा कम सुनता है। तो वो ले तो गए और एक ही मुराद पूरी होगी, तो उसने कहा कि जी मुझे हीरों की एक बोरी ला दो। तो वो जो जिन था जो चिराग रगड़ के आया था, वो चूंकि कम सुनता था, तो उसने हीरों की बोरी की जगह वो खीरों की बोरी दे दी। अब वो जब खीरों की बोरी आ गई तो ये बड़े परेशान हुए, उसके पास गए कि ये तो खीरे आ गए हैं। तो वो जो दोस्त था उसने कहा कि भाई मैंने कहा था वो कम सुनता है। तो अब मुश्किल ये है खान साहब के साथ, जो खान साहब जिनको अब ये फैसला करना आवाम का काम है कि जो ये हीरे जड़े जा रहे हैं ये वाकई में हीरे हैं या खीरे हैं। आवाम को तो 3 साल से खीरों का जूस पिलाया जा रहा है, अब ये मजीद कितने साल खीरों का जूस पिलाएंगे और आवाम उस पर खुश रहेंगे? अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे तो इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि ये हीरे हैं या खीरे हैं। ठीक हो गया। मुबश्शिर बुखारी साहब, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब ने तो बहुत सारे हीरे गिनवा दिए और एक और हीरे का भी इजाफा हो गया, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो इमरान खान साहब की प्री इलेक्शन स्पीचेस याद आ रही हैं, मैनिफेस्टो याद आ रहा है पीटीआई का कि कैबिनेट का साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए। मैं ये नामाकूल एडवाइज़र टाइप के बंदे साथ नहीं रखूँगा। ये जब प्री इलेक्शन स्पीचेस में अगर ये यूरोप में होता तो इनको वो यकीनन प्रॉमिसेस की लिस्ट में गर्दानते और फिर उसके बाद खान साहब से पूरा मीडिया अकाउंटेबिलिटी करता कि जनाब मन आपने ये फरमाया था कैबिनेट का साइज़ छोटा होना चाहिए, जबकि आपने तो इसको एक्सपेंड इतना ज़्यादा कर दिया है। दूसरी तरफ आप ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात करते हैं, तो ये जो पर्क्स दे रहे हैं इतने बड़ी आपकी फ़ौज ज़फ़र मौज वज़रा की, उसका हिसाब भी दीजिए। तीसरा ये कि आप तो ये कहते थे कि मैं ये एडवाइज़र्स जो हैं ये मईशत पे बोझ हैं, तो आपने तो एक इंतहाई उसमें भी बड़े हीरे हैं, डॉक्टर साहब ने गिनवा दिए। डॉक्टर साहब शहबाज गिल साहब नामी एक हीरे को भूल ही गए, हालांकि मैं तो सोच रहा था कि टॉप ऑफ द लिस्ट उनका नाम होगा, तो वो भी हैं। और फिर खान साहब की देखिए सुभान अल्लाह, उनकी सियासी बसीरत को और उनकी मर्दम शनासी को मैं दाद दूंगा कि आपके वाकई में पार्लियामेंट में बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। जैसे मैं एक तस्करा करूंगा सैयद फ़खर इमाम साहब का, वो वहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जो ज़ियाउल हक के दौर में स्पीकर रहे हैं और बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, इंतहाई ईमानदार आदमी है। उनको एक माठी सी वजारत दे के उन्होंने रखा हुआ है, उनको स्पीकर बनाइए ताकि आपका असम्बली का पार्लियामेंट का बेहतर, आप नेशनल असम्बली को बेहतर तरीके से रन कर पाएँ और वो मेरा ख्याल है कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो ज़रूरत जो रद्दोबदल की आप बात कर रही हैं, मैं रद्दोबदल से ही डिसएग्री करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इस पार्लियामेंट इस कैबिनेट को ट्रिम होने की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि सारे बता चुके हैं कि खान साहब इस वक्त ब्लैकमेल हो रहे हैं और वो यकीनी तौर पे होना था, चूँकि जब आप क्रचिस पे खड़े होते हैं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, बेगर कांट बी चूज़र। ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, आप क्या कहेंगे, अब ही क्यों ख्याल आया वज़ीर आज़म साहब को मोना सलाही को वजारत का कलमतान सौंपने का? देखिए, जिस तरह पहले भी यहाँ पे बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर का ये हक है, वो जब चाहें वो अपनी काबीना के अंदर रद्दोबदल कर सकते हैं। अगर उन्होंने ब्लैकमेल होना होता तो पीछे बहुत सारे ऐसे मौके आए जिसके ऊपर वो उनको शामिल कर सकते थे। जब आपको पता है कि उनको कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ा और बहुत सारे ऐसे मसाइल बीच में आते रहे जिसके अगर कोई उनके ऊपर दबाव डालता और वो दबाव डालने में कामयाब हो सकता तो उस वक्त उनसे बहुत सारी चीजें मनवाई जा सकती थी। जहां तक यहाँ पे जिक्र हुआ, हीरों का जिक्र हुआ, यहाँ पे तो देखें हमारा जो सबसे बड़ा कोहिनूर है वो तो बरतानिया पहुंच चुका है। कहा जाता है कि कोहिनूर को वापस लाया जाएगा, तो यहाँ अभी तक पता नहीं वो हीरा कब वापस आएगा। और जो हीरे हमारे यहाँ पे हुकूमत करते रहे
और जिस किस्म की उन्होंने हमारे मुल्क की हालत छोड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि अभी वजीर आजम साहब की इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ, और मोहम्मद सलाही साहब के हवाले से अभी पहले भी जिक्र हुआ कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब मेरे हवाले से कंफर्टेबल नहीं है, और उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमें खान साहब धक्के दे के ना निकालें तो उससे पहले हम नहीं निकलेंगे, हम उनके इत्तेहादी हैं और हम उनके साथ हैं। ये उनकी कमिटमेंट है इस हुकूमत के साथ मुस्लिम लीग काफ की, और ये वही लोग हैं, ये अगर इतने लॉयल हैं खान साहब के साथ तो क्या वजह थी कि इन्होंने जो साबका हीरे थे, जो कोहिनूर थे, उनको क्यों छोड़ा इन लोगों ने? इसलिए कि ये खान साहब की किसी बात को इनको नापसंद भी आए तो ये बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बाशऊर सियासी जमात, कोई भी बाशऊर सियासी क़यादत किसी खानदान की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनसे इख्तलाफात जरूर हो सकते हैं आपकी अपनी क़यादत से, वहां पे ये था कि वहां पे आपको कोहिनूर की गुलामी करनी पड़ती है, और उसके अगर आप गुलामी के लिए तैयार हो तो आप उनके साथ रह सकते हैं नहीं। यहाँ पे ये सब जमातें, सबका अपना अपना होता है, नजरिया होता है, उसमें इख्तलाफात भी होते हैं, और कोलिशन गवर्नमेंट में दुनिया भर में ऐसे ही चीजें चलती हैं। ठीक है, कमोबेश तमाम एनालिस्ट का मानना यही है कि वजीर आजम को यह हक हासिल है कि वो जिसे चाहें मुंतखब। ब्रेक पर जाएंगे नाजरीन, और ब्रेक से वापस आने के बाद बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान पर इसके असरात की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी मुसलसल बढ़ती जा रही है। हमारा आज का दूसरा अहम सवाल यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पेशकदमी के पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ सकते हैं? अतर काज़मी साहब, देखिए, जिस तरह पहले भी बात हुई कि ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है उसके असरात डायरेक्टली अगर अफगानिस्तान के बाद किसी मुल्क पे पड़ते हैं तो वो पाकिस्तान है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे आपको पता है, जिस तरह तकरीबन 40 लाख के करीब अफगान महाजरीन रहते हैं, और ये भी अंदेशा है कि अगर वहाँ पे सिविल वॉर होती है उसके नतीजे में मजीद लोग पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर उसका असर पड़ेगा। अब मसला ये है कि वहाँ पे अब ये सारी सिचुएशन तो इस वक्त है, लेकिन ये सिचुएशन है क्यों, ये समझने की चीज है। इसलिए कि तालिबान के साथ तो अमेरिका ने काफी अरसे से बातचीत शुरू की हुई थी, वहां की हुकूमत का गैर संजीदा रवैया रहा, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, और वो बार बार ये कहते रहे कि हम तालिबान से बात नहीं करेंगे, हम तालिबान को लेजिटिमेट वहां पे स्टेक होल्डर नहीं मानते। उसकी वजह से अब हम इस सिचुएशन में आए हैं कि अब लग रहा ऐसे है कि आज वहां की हुकूमत गई, कल वहां की हुकूमत गई, तो इस मसले का अगर कोई देर पा हल निकल सकता है तो वो यही है कि तमाम फ्रीकैन वहां पे बैठें और बैठ के इसका कोई सियासी हल निकालें। पाकिस्तान की हुकूमत का ये दरीना मौक़िफ़ रहा है कि इस मसले का वाहिद हल सियासी हल है, लेकिन लगता नहीं है कि इसका कोई सियासी हल निकलेगा, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त वहां पे जो इक़्तिदार में हुकूमत है, जब से वो हुकूमत में आए उनका एक ही काम रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर वो ब्लेम करते रहे, पाकिस्तान के खिलाफ उनकी अपनी सरजमीन को वो इस्तेमाल करते रहे। आज भी वहां से इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, तो जब तक वो लोग मेच्योरिटी का सबूत नहीं देंगे अशरफ गनी की इंतजामिया, तब तक वहां पे कोई मसला हल नहीं हो सकता। ठीक है, मुबशर बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर? जी देखिए, जो पेशकदमी हो रही है उसका फॉल आउट यकीनन पाकिस्तान पे दो सूरतों में होना ही है, वो जल्दी हो या बदेर हो। सबसे पहले तो आप पे जो है रिफ्यूजीज़ का प्रेशर बढ़ेगा। आप इंटरनेशनल लॉज के तहत उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी इत्तलात हैं कि लोग वहाँ से क्रॉस करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, रोके हुए हैं, लेकिन कब तक रोकेंगे? चूँकि इंटरनेशनल प्रेशर और इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपको फोर्स करेंगे कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें। माजी में ये हुआ कि हमने रेफ्यूजी कैंप्स बनाए, लेकिन वहाँ से स्पिल ओवर हो गया, और अब ये है कि जैसे अतर भाई ने कहा 40 लाख अफगानी, ये रिकॉर्ड में इस तरह नहीं है, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड ले चुके हैं और वो अब पाकिस्तानी शहरी हैं। एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमें ये होगा। दूसरा जो माजी में हमने देखा वो ये था कि ट्रिकल डाउन होती है, वहाँ की कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में इधर आ जाती है, और यहाँ पे हमने वर्स्ट जो सेक्टेरियन क्लैशेस थे वो देखे। उसकी एक बड़ी जेन्युइन सी रीज़न है, तालिबान चूँकि एक मखसूस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके जो हम ख्याल ग्रुप्स हैं इधर, उनको स्ट्रेंथ मिलती है जब तालिबान वहाँ पे कंट्रोल करते हैं, तो नतीजा ये होता है कि इस सोसाइटी में फिर कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाती हैं। यकीनन ये चैलेंज पाकिस्तान को फिर दरपेश होगा,
और इससे कैसे निपटना है, इसके लिए हमें प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेना पड़ेंगे। ये दोनों चैलेंजेस से निपटने के लिए रेफ्यूजीज़ की सूरत में कैंप्स जहाँ से स्पिल ओवर ना हो, और दूसरी सूरत में कि अगर यहाँ पे दोबारा सेक्टेरियन इज़म की तरफ हम बढ़ें तो उसके लिए हमें क्या, उसको डेटरेंस के लिए क्या डिवाइस करना है, ये हमें सोचना है। लेकिन सबसे बड़े ये दो चैलेंजेस ही पाकिस्तान को पेश आएंगे। ठीक जुनैरा, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं, पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, आइडियल सिनेरियोज दो हैं। एक तो ये कि किसी भी तरीके से कोई इंट्रा अफगान डायलॉग हो जाए और एक गवर्नमेंट बन जाए वहाँ पे, और वो जो भी गवर्नमेंट बनाए वो बड़ी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए जिसमें सारे फैक्शंस शामिल हो। ये आइडियल सिचुएशन है जो होती इसलिए नज़र नहीं आ रही कि ऑलरेडी 22 ट्रांसनेशनल ग्रुप्स जिसमें IS भी शामिल है वो वहाँ पे रीग्रुप हो चुके हैं और वो वहाँ पे ऑपरेटिव हो चुके हुए हैं। अब जिस तरीके से US वहाँ से निकला है और जिस तेज़ी से ये 22 ग्रुप्स वहाँ पे एक्टिव हुए हैं, इट इज़ नॉट a coincidence. It all seems very well planned कि किस तरीके से chaos को जगह दी गई है और अमेरिकन बेस को खाली कर दिया गया है। So to me it is कि यहाँ पर chaos is the next battle जो कि अमेरिका छोड़ के जा रहा है, और जिन ग्रुप्स को वो सपोर्ट कर रहा है उनको जब तक डॉलर्स मिलते रहेंगे, उनको जब तक सपोर्ट मिलती रहेगी, वहाँ पे तालिबान और बाकी के अफगान अगर मिल भी जाएं तो वो गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म करेंगे। एक chaos और जिसे सिविल वॉर कहते हैं वो तो हर हाल में वहाँ पे होगी। दूसरा, जहाँ तक रेफ्यूजीज़ का ताल्लुक है, 90% फेंस पे काम हो चुका है, बट इट्स अ टू वे थिंग। सिर्फ पाकिस्तानी बॉर्डर पे पाकिस्तान की पेट्रोलिंग या मैनेजमेंट काम नहीं करेगी, अफगान साइड पे भी उनको उतना ही उसे मॉनिटर करना पड़ेगा, और अफगान फोर्सेस उतनी एक्टिव नहीं हैं, बल्कि वो तो भाग रही हैं। नंबर 3, रेफ्यूजीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, दुनिया में लोगों ने बॉर्डर्स बंद किए हैं जब उनको रेफ्यूजीज़ की थ्रेट आई है, और हमारे मुल्क में जहाँ पे जिस तरह अभी मुबशर साहब कह रहे थे कि यहाँ पे सिंपथाइजर्स मौजूद हैं जो कि बड़े खुश होते हैं जब वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट आती है, तो आपको हर हाल में रिगार्डलेस और डिवॉइड ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्म्स अपनी सोसाइटी की खातिर एक्सट्रीमिज़म को फाइट करने की खातिर उनको आने से रोकना पड़ेगा। क्योंकि इंटरनेशनल लॉज सिर्फ वहीं पे क्यों आपको याद आते हैं जहाँ पे आपको कोई ना कोई क्राइसिस फेस करना पड़ रहा होता है, कहीं तो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन कि ये हम नहीं होने देंगे। तो ये मेजर चीज़ें हैं, और जो यहाँ पे बच्चे अफगानियों के पैदा हुए हैं जिनके पास हमारे शनाख्ती कार्ड हैं, जो स्केड्यूल पे हैं, वो अटैक्स कर रहे हैं शहरों में, और हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की। दिस डजंट मेक सेंस। सो दिस इज़ अ टाइट रोप और बहुत एहतियात से चलने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में क्या कोई आइडियल सिचुएशन अफगानिस्तान में बन सकती है? इस वक्त तो इम्कान नहीं लग रहा शाइस्ता कि अफ़गानिस्तान में जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो बने, और बेस्ट केस सिनेरियो वही है जिसका जुनैरा साहिबा ने जिसकी तरफ इशारा किया कि एक ऐसी हुकूमत बने जो इंक्लूसिव हो, सबके लिए काबिल कबूल हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो इफ़ेक्टिवली तमाम अफ़गानिस्तान पे गवर्न कर सकती है, अनगवर्नड स्पेसेस जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, दहशतगर्द ख़त्म हो सकते हैं, दुनिया उससे डील कर सकती है, और बेहतर तौर पे माशी तौर पर भी अफ़गानिस्तान जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता? आप ये देखिए कि पिछले 20 साल के दरमियान में जो इस वक्त की अफ़गान हुकूमत है उसने कोई दिलचस्पी नहीं ली तालिबान को अकोमोडेट करने की। वही रवैया तालिबान का है कि उनकी भी वही विनर टेक्स ऑल मेंटालिटी है कि वो भी अब संजीदा नहीं है। जब उनको थोड़ा अपर हैंड मिल रहा है तो वो ये चाहते हैं कि पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा जमाए। उस सूरत में यकीनन जो दूसरा ग्रुप है जो इस वक्त हुकूमत में है, जो उसके साथ ग्रुप हैं, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, उनको ये बात काबिल कबूल नहीं होगी। और अगर तालिबान ने कब्ज़ा कर भी लिया तो फिर भी एक मुख्तलिफ़ तरह की सिविल वार चलती रहेगी। तो किसी न किसी तरह की सिविल वार इस वक्त से हटकर एक नई तरह की एक जो है स्टेलमेट वो पैदा हो सकती है। पाकिस्तान के लिए वो बहुत बुरा सिनेरियो है। अच्छा सिनेरियो कम लग रहा है। ख़तरात हमें आम तौर पर 3 रहे हैं। हमें सिक्योरिटी का ख़तरा रहा है। अफ़गानिस्तान में आम तौर पर जो हुकूमत आती है वो किसी न किसी तरह से हॉस्टाइल होती है, सेपरेटिस्ट को जगह देती है, टेररिस्ट को जगह देती है। फिर बहुत से एरियाज़ ऐसे होते हैं जो अनगवर्नड स्पेसेस होते हैं
जहाँ पे अफ़गान हुकूमत की रिट नहीं होती, तो वहाँ पर भी जो हमारे रियासत मुखालिफ लोग हैं, जो क्रिमिनल्स लोग हैं, उनको जगह मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि रेफ्यूजीज़ आते हैं, बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़ के बारे में बात हो गई। उसमें सिर्फ मेरे जो इख्तलाफ है वो ये है कि जो लोग 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, हमें उनका एहतराम करना होगा। वो हमारे बच्चे हैं, उनके राइट्स को तस्लीम करना होगा। तीसरी चीज़ मुआशी है। देखिए, आप जहन में रखिए कि इस वक्त जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में आ रही थी वो ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि वेस्ट बाहर निकल रहा है, उससे गुर्बत फैलेगी, उसका भी असरात पाकिस्तान पर आएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नाजिर साहब, फवाद चौधरी ने यह कहा था कि अगर पुरअमन तरीके से सबकी राय ली जाए और निज़ाम हुकूमत को आगे बढ़ाया जाए तो पाकिस्तान पर इसके असरात नहीं आएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? पाकिस्तान पे तो असरात आने ही आने हैं। अगर हम पिछले 40 साल में से जो ये मसला चल रहा है आप देखें तो 80s में ये शुरू हुआ, 1980 के बाद ये शुरू हुआ, और जब मुजाहिदीन ने वहाँ पर जब जिहाद, जिसको हमने जिहाद कहा, और वो जब शुरू हुआ तो उसके बराह रास्त मनफी असरात पाकिस्तान पे पड़े। यहाँ पर क्लाशनिकोव कल्चर आया, यहाँ पर हेरोइन कल्चर आया, यहाँ पर तशद्दुद को परवान चढ़ा, यहाँ पर जो है वो फ़िरका वाराना सोच परवान चढ़ी। ये सारी जो है वो अफ़गान जिहादी कल्चर की देन थी जो पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में, और उसके बाद वो चलता रहा। और हमने देखा कि जब ये रूस वहाँ से निकल गया, सोवियत यूनियन चला गया, तो उस वक्त नजीबुल्लाह ने, डॉक्टर नजीबुल्लाह थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुजाहिदीन को शामिल कर लें, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। वो चाहते थे कि काबुल पे कब्जा करें, फिर एक जलालाबाद पे अटेम्प्ट किया गया, वो नाकाम हुआ, तो उन सब का मनफी असर पड़ा। अच्छा, जब तालिबान की हुकूमत रही 5 साल 96 से 2001 तक, तो देखें उस दौरान में एक कंप्लीट आइसोलेशन थी उस हुकूमत की। सिर्फ 3 ममालिक ने दुनिया में तस्लीम किया था, सऊदी अरब, UAE और पाकिस्तान। तो अब अगर तालिबान का काबुल पर कब्जा हो जाता है तो सऊदी अरब आपके साथ नहीं है, वो ओपनली कह चुका है कि हम तालिबान के साथ नहीं है, UAE आपके साथ नहीं है, तो क्या सिर्फ पाकिस्तान तस्लीम करेगा? दुनिया की दूसरी ताकतें उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करेंगी। जब नहीं करेंगी तो हम कहाँ खड़े होंगे? अच्छा, और जो हमारे यहाँ ये शादियाने बजाए जा रहे हैं, हमारे वज़रा बयान दे रहे हैं, शेख रशीद साहब ने बयान दिया कि अब वो तालिबान नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि नहीं ये सुलझे हुए लोग हैं, तो क्या हम उनके वकील लगे हुए हैं? हम ये एक इंतहा पसंद फ़िरका वाराना ग्रुप है, जंगजू ग्रुप है जो वहां लड़ रहा है, तो हम उसकी जब वकालत करेंगे तो उसके असरात हम पर पड़ेंगे। हम मजीद आइसोलेशन की तरफ जाएंगे। FATF में हम पहले ही पड़े हुए हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी हम दहशतगर्दों की सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, कौन मानेगा? ठीक है, यानी पाकिस्तान पर इसके असरात पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।